हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जो क्लास 11th का है उसको हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो से आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट 11th क्लास में जाएंगे उनको हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर कैसे आता है, उसका पैटर्न क्या है, ये उनको समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दिए हैं उनको कैसे एग्ज़ाम में सोल्यूशन उनको लिखना है, उनको ये भी पता चलेगा, ताकि वो अपने एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस हिसाब से करें। तो इस वीडियो में आपको मैं कैसे आंसर्स करने हैं उसका तरीका बताऊंगी, और ये एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का उसका भी पैटर्न बताऊंगी। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और उसके मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे पेपर आपके दो सब्जेक्ट हैं, एक तो इकोनॉमिक्स स्टैट्स, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये हिंदी में था। तो एक तो स्टैटिस्टिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कैसे मार्किंग है और कैसे क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, ये है आपका दोनों पेपर। और ये दोनों पेपर साथ में होते हैं और दोनों पेपर का इक्वल मार्क्स, मतलब पूरा 80 मार्क्स का होता है पेपर। हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले स्टैट से स्टार्ट होता है। 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है, और उसके बाद 18 से लेकर 27 तक का ये स्टैट्स का मल्टीपल चॉइस है, और ये हमारा माइक्रो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे दोनों सेक्शन में वो कंपलसरी है करने। कुछ सेक्शन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 और 28 एंड 29 ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिनके 3 मार्क्स हैं। अब ये 11th एंड 12th जो क्वेश्चन है ये स्टैट से ही होगा और ये हमारा माइक्रो से होगा, और सबके आंसर आपको 60 से 80 वर्ड्स में करने हैं। आपको ये भी डिसाइड है यहाँ पे कि आपको आंसर कितने वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। फिर 13 to 15 आपके जो नंबर के क्वेश्चन है वो स्टैट से होंगे। 30 to 32 आपके ये माइक्रो से होंगे, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और इसके भी वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस है यहाँ पे। ओवरऑल जो चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंटरनल चॉइस है, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और कैंडिडेट को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे अप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है, तो ये पैटर्न आई होप आप सबको पता होगा। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं इस बार 2025 के हाफ ईयरली एग्जाम में। सबसे पहले हम आते हैं, हमारा जो फर्स्ट है सेक्शन ए जिसमें स्टैट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी जितने भी हम क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे स्टैट्स के होंगे, और ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 10 तक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है द अर्थमेटिक मीन इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द आइटम्स इन अ सीरीज बाय देयर नंबर्स। यानी कि ये बोल रहा है कि क्या हमारे अर्थमेटिक मीन में जो हम वैल्यू देखते हैं वो क्या हमारे जो आइटम्स है सीरीज नंबर के सीरीज के, क्या वो उसके सम से डिवाइड करता है। तो यस, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे भी हम अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, समेशन ऑफ x अपॉन n करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन। उसके बाद हमारा क्या है दूसरा स्टेटमेंट, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। तो यस, एवरेज मीन एक एवरेज ही है, और मीन एवरेज कोई, और एवरेज क्या होता है, एवरेज हमारे पूरे ग्रुप को एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपके 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप में कोई भी नंबर्स हो सकता है 2 5 6 7 8। तो इन सारे को, इतने सारे नंबर्स को किसी एक फिगर में कन्वर्ट करने को ही हम एवरेज कहते हैं। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था कि विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is suitable in case of data relating to popularity of goods in the market। तो अगर हम अलग अलग देखें तो मीन में हम बेसिकली एवरेज निकालते हैं, मीडियन में हम मिड वैल्यू को देखते हैं, और क्वार्टाइल्स मतलब होता है हमारे, क्वार्टाइल्स अभी आप लोगों के सिलेबस में, हाफ ईयरली सिलेबस में नहीं है, आगे आके आपको पढ़ना होगा। और आया मोड, मोड क्या है, ये हमारे सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंट जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम मोड में पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलैरिटी का मतलब जो गुड्स सबसे ज़्यादा है मार्केट में, जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा सुटेबल है, ये हम मोड में हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड। तो जिसने भी मोड आंसर किया है उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्वेश्चन आयर। अभी क्वेश्चन आयर मैंने आप लोगों को जब हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी तो मैंने ये सब कुछ बहुत डिटेल में बताया था वहां पे। तो क्वेश्चन आयर का मतलब होता है
कि हमारे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हम नंबर ऑफ जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनको देते हैं और वो क्वेश्चन को सॉल्व करके वो हमें वापस दे देते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन हमारा किसके अकॉर्डिंग है, और क्वेश्चनायर जो है हमारा एक कैसा सोर्स ऑफ डेटा है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी डेटा सोर्स, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड मैन पावर, तो ये क्वेश्चनायर जो है हमारा इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें टाइम हमारा बचता है, क्योंकि हम सेट ऑफ क्वेश्चंस किसको दे देते हैं, रिस्पोंडेंट को दे देते हैं और वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करके देता है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो नो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एक सेकेंडरी सोर्स है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो ये भी हमारा कट गया। और NSSO यूज दिस मेथड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन इन इंडिया, तो बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन इन इंडिया के लिए हमें क्वेश्चनायर नहीं फिल करवाना होता है, NSSO खुद ही जा जाके पॉपुलेशन को वहां पे फिल करते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हमारा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चनायर के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें दिया है एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, यानी एवरेज मार्क्स का मतलब होता है आपको मीन दिया हुआ है कितना, 72, हिज मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट, और ये कितना है, n हमारा 5 है और आपको 4 सब्जेक्ट के मार्क्स पता है, फर्स्ट सब्जेक्ट का 37 है, फिर 82, 55 एंड 77, और आपको पांचवे का मार्क्स निकालना है, यानी कि आपको x, हम मान लेते हैं कि जो हमारा पांचवा नंबर है जो हमें पता ही नहीं है वो x है। अब हम क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि मीन क्या होता है, समेशन ऑफ x अपॉन n, मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है कितनी, 72। अब हम इसका सबका समेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 प्लस 82 प्लस 55 प्लस 77 प्लस x, और अपॉन क्या कर लेंगे यहाँ पे 5। अब हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारा 72 इंटू 5 इक्वल टू, इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 251 और ये प्लस x। अब x हमारा यही रहेगा, 251 इधर चला जाएगा, तो 72 इंटू 5 हमारा 360 माइनस 251 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 109, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 109, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 109। अगर जिसने भी ये कैलकुलेट सही किया है तो जो 5th हमारा सब्जेक्ट होगा उसका मार्क्स क्या है, 109। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि कौन सा ट्रू है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अगर हम कर रहे हैं और उसमें हमारी इंफॉर्मेशन ही लॉस हो गई, सपोज हमने कोई डेटा कलेक्ट करके रखा है और हम उसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं लेकिन वो हमारा डेटा का इंफॉर्मेशन ही लॉस हो गया, तो ये बहुत मेजर ड्रॉबैक तो है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट हमें आगे के भी 3-4 स्टेटमेंट हमें जो दिए हैं वो पढ़ने हैं, क्या पता इससे भी कोई करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाए। तो बी हमारा क्या है, क्लासिफाइड डेटा डज नॉट सेव आवर टाइम, तो ये तो बहुत ही गलत ही है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि कोई भी डेटा अगर क्लासिफाइड है तो ये हमारा टाइम सेव करता है। हिस्टोग्राम एंड कॉलम डायग्राम आर द सेम मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो नहीं, हिस्टोग्राम इज अ डिफरेंट मेथड एंड कॉलम डायग्राम इज ऑल्सो डिफरेंट मेथड, तो दीज बोथ आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट सेम मेथड, तो यहाँ पे सेम है इसलिए ये गलत है। मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द ओजाइव, तो ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ओजाइव की हेल्प से ही हम मीडियन फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी डेटा में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है कि लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही एक मेजर ड्रॉबैक है किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, तो ये जो है, जो ओनली लिखा है जिसकी वजह से यही हमें फॉल्स हो गया, क्योंकि जहां भी ओनली लिखा होता है यानी कि ये एक लिमिटेशन बता रहा है किसी भी चीज के लिए, तो स्टैटिस्टिक दोनों डेटा से डील करता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, तो यही हमारा फॉल्स है। फिर हमें क्या दिया है, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये तो करेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये हमारे क्वालिटेटिव डेटा से भी डील करता है, और इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, यस, इंडिविजुअल यूनिट्स से स्टडी नहीं करता है, हम यहाँ पे ओवरऑल एवरेज निकालते हैं, या हम पूरा ओवरऑल देखते हैं किसी भी
डेटा को कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में ये नहीं बताता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको रिवीजन क्लास में कराया था और उसी से आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ओनली पूछा है ये फॉल्स है, तो हमें स्टेटमेंट फॉल्स बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7th नंबर कि अ सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड। तो अगर वन वेरिएबल के बारे में कोई फ्रीक्वेंसी शो करता है तो उसको बोलते हैं हम यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट मतलब एक। अगर दो वेरिएबल के बारे में कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम वाई वेरिएट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हमें पूछा है ओनली वन वेरिएबल, तो यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन कि डिफाइन सोर्स डेटा। तो ये सोर्स क्या है, जब हम टेबल का कंटेंट पढ़ते हैं तो नीचे हम सोर्स लिखते हैं किसी भी टेबल का, तो सोर्स को हमें डिफाइन करना था। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो जो भी हम एट द एंड ऑफ द टेबल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम वेयर द डेटा इज टेकन, यानी कि जो भी हम लास्ट में टेबल के कहाँ से हमने डेटा लिया है, ये इंफॉर्मेशन जो हमें बताता है उसी को बोलते हैं सोर्स। तो आपको बस इतना ही लिखना था कि ये एक हम टेबल के एंड में क्या करते हैं, लिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम ये टेबल कहाँ से, क्या इसका सोर्स है। अगर कभी आप कोई टेबल देखेंगे, किसी भी बुक में आप टेबल देखेंगे तो नीचे सोर्स पक्का लिखा रहता है और उसमें ये लिखा रहता है कि टेकन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट वेबसाइट और टेकन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, कि कहीं जहाँ से भी वो लिया गया हो, कोई भी पब्लिशिंग या पब्लिशर्स या कहीं से भी लिया गया हो, उसका सोर्स मेंशन रहता है, उसी को बोलते हैं सोर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और करस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि कोई एक इन्वेस्टिगेटर है और उसने लोकल आदमी को अलग अलग प्लेसेस पे अपॉइंट किया है। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। इसका मतलब है कि वो जो लोकल लोग हैं वो अपने हिसाब से जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं, ले रहे हैं जानकारी, और उसके बाद वो किसको प्रदान करते हैं सारी जानकारी, जो मेन इन्वेस्टिगेटर है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैसा हमारा सोर्स ऑफ डेटा है, तो इससे आपको ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये सोर्स ऑफ डेटा कैसा है, प्राइमरी है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसने खुद ही 3 लोगों को अपॉइंट किया है कि जाओ और मुझे डेटा कलेक्ट करके लाओ, और ये डेटा कलेक्ट करके लाके इसको इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं। तो यानी कि जब हम पहली बार जाते हैं और कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये रहा। असर्शन हमें क्या बोला है, द क्लास इंटरवल नीड्स टू कंटिन्यू वाइल ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। तो क्या क्लास इंटरवल हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है कंटिन्यू करना? तो येस, जब भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है और यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखना होता है। तो क्लास इंटरवल बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम हमारा कैसे बनता है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ये पास में ही ऐसे बनते हैं और हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यू ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। तो ये तो करेक्ट है हमारा। हिस्टोग्राम इज अ रेक्टेंगुलर डायग्राम यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर ज्वाइंट टू वन अनदर। तो यस, ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, इसीलिए इसका नाम है हिस्टोग्राम और ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जबकि अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो बार भी रेक्टेंगुलर होता है, बट ये एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते हैं, इनकी जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते, इसलिए इसको हम बोलते हैं बार, और ये क्या है, हिस्टोग्राम। तो ये दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, ये तो इंडिविजुअल करेक्ट है। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये होता कि हमें क्यों ज़रूरी है ये इंटरवल को कंटिन्यूअस ड्रॉ करना, अगर इसका रीज़न यहाँ पे लिखा होता तब हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट होता, बट इसका रीज़न तो लिखा नहीं है। ये अलग से हिस्टोग्राम की एक अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, इसलिए दोनों करेक्ट हैं, इसको इंडिविजुअल बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अब हमारा 1 से लेके जो 10 तक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे बाकी के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। अब हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था गिवन डेटा से, तो ऑलरेडी आपको हिस्टोग्राम पता है कैसे हम ड्रॉ करते हैं।
अब देखिए आपको ये फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए को था कि हमें डिफरेंस बताना है बार एंड हिस्टोग्राम में, क्योंकि कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट ये थोड़ा बनाना मुश्किल है, इसके लिए क्वेश्चन दिया था, तो मैंने उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक्सिस लेना होता है कि हमने क्या एक्सिस लिया है। तो एक एक्सिस पे हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे हमारे मार्क्स होंगे। बस आपको ड्रॉ करना था ये क्वेश्चन में। अब 0 से लेके 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 90 हमने यहाँ पे इंटरवल ले लिया। यहाँ पे आई होप आप लोगों ने लिखा होगा सारा इंटरवल। तो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है और किस तरीके से आपने ये इंटरवल लिया है। उसके बाद आपको एक्सिस मेजर करने के बाद इंश्योर करना है कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी हो इसमें। पहला है फ्रीक्वेंसी 6, यहाँ पे हम स्केल भी ले लेंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 1 सेंटीमीटर हम 2 या 3 के उसमें ले रहे हैं, 3 फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और हमारा 27, इतना ले लेते हैं। अब हमें क्या हमारा 0 से 1 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। 0 से 1 तक की फ्रीक्वेंसी हमारी 6 आ गई। उसके बाद से ये 10 to 20 हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो है 10, तो ये 10 अराउंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे। उसके बाद हमारा 26 है, तो 26 हमारा यहाँ पे है ऊपर। इसको जब आप अच्छे से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे या अपने ही पेपर पे बना के इसको अच्छे से स्केल से करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। फिर उसके बाद 22, तो अराउंड 22 हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर 10 और हमारा 10 यहाँ पे बनेगा, फिर 9। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा बनेगा और आपको इसी तरीके से एग्जाम में बनाना था, बस इतना ही करना था आपको, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में आपको इस जो गिवन डेटा है इस पे आपको क्या निकालना था, पाई चार्ट ड्रॉ करना था। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, तो ये छोड़ देते हैं हम। और इसका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसने सपोज किसी ने ये नहीं किया, किसी ने ये किया है, तो उसके लिए भी मैं आंसर कैसे लिखते हैं मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो ये रहा इसका कैलकुलेशन। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, इन सब का परसेंटेज। अब ये अगर हम टोटल देखें तो टोटल जो वैल्यू होगी वो कितनी है हमारी 200, ठीक है। अब ये 200 किसके बराबर है, 100% के। सबसे पहले हमें इसको परसेंटेज में बांटना होता है, क्योंकि कोई भी अगर हम पाई डायग्राम में बनाते हैं, ये एक हमारा सर्कल है, सर्कल कितना होता है, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है, और इसमें हम परसेंटेज के टर्म में ही शो करते हैं, 100% के टर्म में। तो सबसे पहले हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन वैल्यू होती है, यानी कि गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। तो ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कि हमारी परसेंटेज कितनी है सबकी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने इसको क्रोनोलॉजिकल वे में यहाँ पे लिखा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाउस रेंट है 70, फिर फ्यूल, फिर 40, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद इसका परसेंटेज मैंने निकाल लिया है। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 70/200 इंटू 100, तो ये हमारा कितना परसेंटेज हो गया, 35%। यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। इसी तरीके से हम सबका परसेंटेज यहाँ पे जब निकाल लेंगे तो हमें पता चल गया 100% का हमारा क्या है, ये परसेंटेज है। लेकिन जब आपको पाई में ड्रॉ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं इसकी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। देखिए सबसे पहले परसेंटेज हम इस तरीके से निकाल लेंगे। डिग्री और या एंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी ही वैल्यू है और टोटल वैल्यू और उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा 360 डिग्री का। तो यहाँ पे 360 डिग्री से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70/200 इंटू 360। अब इसका जो भी हमारे मार्क्स नंबर आएंगे, यानी कि जो भी हमारे एंगल आएंगे, उस एंगल पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने एंगल ड्रॉ कर लिया सबका। यहाँ पे एंगल सबका निकालेंगे तो 50/200 इंटू 360,
इसी तरीके से हमारा 40/200 इंटू 360, तो इससे हमें एंगल पता चलेगा। और आप जो हमारे पास डी है उस डी से उस एंगल को ड्रॉ करके आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जितने भी परसेंटेज है उसको परसेंटेज के टर्म में यहाँ पे हम शो कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया। जैसे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 2 और ये 3 6, तो ये हमारा कितना डिग्री का एंगल हो गया, और ये 360 है, सॉरी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 72 डिग्री। तो ये हमारा जो फोर्थ वाला है 72 डिग्री आ गया। इसी तरीके से हम सबकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये हमारा ये 18 हो गया और 18 5 जा, तो हमें यहाँ पे डिग्री निकालनी थी, तो इस तरीके से हम डिग्री निकाल लेंगे। डिग्री को हम डी से यहाँ पे मेजर करके सारी डिग्री को, और यहाँ पे हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं और इसको पाई में हम कैसे डिनोट करते हैं। सोल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यहाँ पे है, आप उसको लिख भी सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन था ये कि द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर यूज स्टैटिस्टिकल डेटा टू फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कमेंट बाय गिवन एग्जाम्पल। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी बनाती है और किससे, स्टैटिस्टिकल डेटा को फॉर्मुलेट करके, तो उसको उसके बारे में आपको बताना था। तो यस, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि जो गवर्नमेंट है और पॉलिसी मेकर्स हैं ये स्टैटिस्टिकल डेटा पे रिले करते हैं, इसेंशियल एविडेंस बेस, और उनको लगता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा एक कहीं किसी भी एरिया का एक हमें एवरेज और एक एवरेज व्यू देता है कि कैसा वहाँ पे एरिया है। सपोज कोई एरिया है, वहाँ पे कोई स्कीम या गवर्नमेंट स्कीम लागू करनी है या कोई पॉलिसी बनानी है, तो सबसे पहले यह उस एरिया का सर्वे करवाया जाएगा और उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि हाउ मेनी पीपल्स आर रियली नीड दोज स्कीम्स। तो उतने पीपल्स की हमें सर्वे में पता चल जाएगा कि कैसे है, उस हिसाब से हम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। और हमसे पूछा है कि हमें स्टैटिस्टिकल डेटा का पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो इंक्लूड करता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और जो कि हमारे पॉलिसी मेकर के लिए अलाउ करते हैं कि वो करंट कंडीशन को एनालाइज कर सकें, अपने जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं उसको सेट कर सकें। एनालाइज कौन कौन सी कंडीशन को करेंगे, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ वो एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स। उसके अकॉर्डिंग वो गोल्स और टारगेट सेट कर सकते हैं कि अच्छा कितने परसेंट जो है वो ग्रोथ रेट पे हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, पॉवर्टी कैसा है वहाँ पे। उसके बाद वो मॉनिटर और इवेल्युएट करेंगे कि किस तरीके से वो सारे चीज़ों को टारगेट करते हैं और वो करेक्ट करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम को। उसके बाद वो फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जो हमारी पॉलिसी चेंजेस होंगे उसके हमारे आगे आने वाले टाइम में कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे, नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम स्टैटिस्टिकल डेटा से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना था एग्जाम में, तब आप मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये 4 फंक्शन है, ये सब कुछ आपके इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया भी था जब मैं हाफ ईयरली एग्जाम के प्रिपरेशन का जब वीडियो बनवा रही थी। ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे इंक्लूड थे। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स बताता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कलेक्ट कर सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, और ये मल्टीपल कॉज को अफेक्ट करता है। तो ये सारे क्या हैं, ये 4 फंक्शन है हमारे स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो ये 4 फंक्शन इस तरीके से हम एग्जाम में उसको डिटेल में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है कि कैसे आपको एग्जाम में इसको लिखना था। जैसा क्वेश्चन पूछे बस हमें वैसे आंसर करना होता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आपको एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा की आपको क्या निकालनी है, मोड निकालनी है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस डेटा है और मोड का कंटिन्यूअस डेटा में ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला में ये एल क्या है, ये लोअर लिमिट बताता है हमारे मॉडल क्लास की। एफ आई क्या है, हमारे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। एफ जीरो क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की अबव वाली फ्रीक्वेंसी। एफ टू क्या है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। और ये एच क्या है, एच हमारा बताता है क्लास की साइज या क्लास का विड्थ कितना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल क्लास कैसे निकालना है। तो मॉडल क्लास का मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 20 और 30 क्लास इंटरवल की 40 फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी को हम क्या मान लेंगे कि दिस इज योर मॉडल क्लास।
तो मॉडल क्लास अब हमें मिल गया। अब मॉडल क्लास से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये बाकी की चीज़ें क्या होंगी। तो चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। अब मॉडल क्लास में एल की मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमारी ये मॉडल क्लास हो गया, एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू हमारी होगी 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद प्लस करेंगे, हमारी ये F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, F0 की वैल्यू अब इससे पहली वाली क्लास कितनी है 10, तो F0 10 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। फिर 2 इंटू F1 10 माइनस F1 40 है माइनस F0 10 माइनस F2 मतलब बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 20 है 20 और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे एच, क्लास इंटरवल कितना है, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे 20 माइनस 30 माइनस 20 तो 10 आएगा, तो क्लास इंटरवल हमारा 10 हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस ये माइनस होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 50 इंटू 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 6 आ गया। तो हमारा आंसर कितना होगा 20 प्लस 6 यानी कि 26। तो 26 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द मोड। तो मोड का जिसका भी 26 आएगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमें इसी में और में जो क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यू बट मीडियन एंड मोड आर नॉट अफेक्टेड बाय देम। क्या ये सही है? आपको इसको एक्सप्लेन करना था, तो एक्सप्लेन आपको ऐसे करना था कि येस अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू बिकॉज इट्स इंक्लूड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। अब जैसे कि हमारी जो अर्थमेटिक मीन है उसमें जितने भी हम वेरिएबल्स लेते हैं, जितने भी हम नंबर्स लेंगे, जैसे कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू हो गई, एक 2 है, इसमें 5 है, 6 है और अचानक से 100 हो गया, तो ये ऑफकोर्स हमारी ये अर्थमेटिक मीन को अफेक्ट करेगी बिकॉज अर्थमेटिक मीन में ये सारी नंबर्स को हम ऐड करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू है, सबसे कम सबसे ज़्यादा, ये हमारे अर्थमेटिक मीन को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद बोला है जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम पूरा ऑब्जर्वेशन पे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो हमारा मीडियन है, मोड है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू और मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ये डिपेंड करता है सिर्फ पोजीशन और फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए ये हमारे मीडियन और मोड बहुत लार्ज और बहुत स्मॉल वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो यही आपको एक्सप्लेन करके लिखना था। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना था मीडियन। तो मीडियन बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, हमें सब कुछ दिया हुआ है। हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैंने यहाँ पे पूरा फाइंड आउट भी किया हुआ है। ये रहा, आपको क्लास साइज होल्डिंग दी थी, नंबर ऑफ फैमिलीज दी थी और आपको फाइंड आउट करना था मीडियन। तो हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है उनको ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ, अगर हम फैमिलीज देखें एन की वैल्यू तो क्या है 50 और यहाँ पे भी हमें 50 मिल गई, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। अब सबसे पहले हमें इसमें भी मीडियन क्लास निकालना होता है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम यूज करते हैं n/2। तो मीडियन क्लास हमारा कितना हो जाएगा 50/2 इज 25। तो अब मुझे बताइए कि 25 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो 30 के अंदर ही 25 आएगा, तो यानी कि ये हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब इस मीडियन क्लास के ही बेस पे हम इसमें सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन इक्वल टू एल क्या होगा, अब इसमें लोअर लिमिट क्या है 20, तो 20 प्लस n/2 हमारा कितना हो जाएगा 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये 15 और अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 और आई की वैल्यू कितनी है, तो ये दो जो हमारे क्लास इंटरवल है वो 10 का क्लास है, मतलब 10 की विद है तो 10 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें से 10/15 इंटू 10 तो 20 प्लस, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100/15 और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा 6.66 आएगा। ऐड कर देते हैं हम इसको तो 26.666 यानी कि 67 हमारा अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू हमारी मीडियन की
आ जाएगी। तो अगर आपका 26.66 है तो आपका ये क्वेश्चन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ द लेस देन एंड मोर देन ओजाइव फ्रॉम द गिवन डेटा एंड ऑल्सो डिटरमाइन द मीडियन क्लास। तो ये भी बहुत ईजी था, आपको इसमें लेस देन एंड मोर देन बस कैलकुलेट करना था मीडियन डेटा में। तो लेस देन एंड मोर देन में बस डिफरेंस इतना होता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है हम उसमें किस तरीके से लेस देन मोर देन लिखा है, तो उसको चलिए कर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, ये ऑलरेडी हमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। उस फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको इजीली फाइंड आउट देख के कर सके। क्या है? 10 20 40 20 10 10 20 40 20 10। अब लेस देन सीरीज में हम क्या करते हैं, आपकी जो वैल्यू थी वो 0 से लेकर 20 थी, तो यानी कि लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, ऐसे हमें लिखना होता है, लेस देन 100। उसके बाद हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेस देन में हम ऊपर से ऐड करते जाते हैं, यहाँ पे हमारा 100 आ गया। मोर देन में क्या करेंगे, अब हमारा जो क्लास था वो 0 से लेकर 10 था, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू मोर देन 0 है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, मोर देन 0, फिर दूसरे में मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, इस तरीके से लिख लेंगे। और मोर देन में हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। जो सबसे एंड में जो वैल्यू आती है उसको ऊपर रखते हैं, और उसके बाद 100 माइनस ये 10 है तो 10 रख कर देंगे, फिर उसके बाद 90 माइनस ये 30, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे और लास्ट में 10 आना चाहिए, तो 10 आ गया, और ये 10 और 10 यहाँ पे है, तो यानी कि है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको माइनस करते हैं, तो ये 100 था, 100 माइनस 10, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 माइनस 20, फिर उसके बाद ये हमारा कितना गया, 70, तो 70 माइनस 40, 30 आ गया, और उसके बाद 30 माइनस 20, तो ये हमारा 10 आ गया। तो इस तरीके से हमारा लेस देन एंड मोर देन ओजाइव का पूरा बेस बनता है। अब हमें क्या करना होता है, इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे बना दिया लेस देन एंड मोर देन दोनों। अब मोर देन ओजाइव सबसे पहले 100 है, तो ये 100 में यहाँ पे प्लॉट किया, फिर उसके बाद 90 आया, उसके बाद ये जो क्लास इंटरवल है हमारा, उसके बाद 70 आया, उसके बाद 30, इस तरीके से हमारा आया, हमने इसको प्लॉट कर दिया। लेस देन वाला भी हमने प्लॉट कर दिया। जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट करते हैं यहीं पे हमारा मीडियन डिसाइड होता है। ठीक है, अब ये मीट कहाँ करने, 50 पे ना, तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि मीडियन कहाँ क्या होगा, हमारा 50 होगा, बट फिर भी हमें मीडियन फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो मीडियन चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मीडियन क्लास देखेंगे। मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हमारा ये होगा, ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये लगभग लगभग मिडिल में है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 40। उसके बाद प्लस n/2, n/2 मतलब हमारा होता है टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, वो तो n/2 निकाल लेंगे, फिर माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। तो इस फॉर्मूले से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा टोटल कितना था, F 100 था, तो 100 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 50, माइनस इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 30, अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 40, और आई की वैल्यू हो जाएगी 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके ये 20 डिवाइडेड बाई 40 हो गया, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा लगभग लगभग ये हमारा 10 आ गया। ये 20 और इस तरीके से जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 40 और ये 50 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो 50 हमारा मीडियन उससे भी आ गया, फॉर्मूले से भी आ गया, और 50 मीडियन हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया लेस देन और मोर देन हो जाए उससे भी हमें 50 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, और ये जो आपको सीरीज दी हुई है वो कैसी दी हुई है, ये आपकी है मोर देन सीरीज। अब मोर देन सीरीज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आपको अगर आता है इसको कन्वर्ट करना, तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले मोर देन सीरीज थी तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 0 से अधिक, 10 से अधिक, इस तरीके से दिया है, यानी कि 0 से अधिक का मतलब होता है और 10 से अधिक यानी कि 0 से 10 तक की इसकी क्लास इंटरवल ऐसे तरीके से हमारी बन जाएगी। क्लास इंटरवल बनाने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मीडियन फाइंड का आउट करने के लिए हमें मिड पॉइंट का होना ज़रूरी है। मिड पॉइंट मिल जाएगा तो हम मीडियन का फॉर्मूला जो हमारा होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ, अब यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कोई मेथड ऑलरेडी तो प्रोवाइड नहीं किया गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, जो हमें ये डेटा दिया हुआ है इस डेटा को कन्वर्ट करना था और आप किसी भी फॉर्मूले से समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जो नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, एक्स। एक्स कैसे निकाला, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिड वैल्यू मिल गई। मिड वैल्यू मिलने के बाद हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये आएगी। अब समेशन ऑफ एफ एक्स हमने कितना निकाल लिया, 1220 और समेशन ऑफ एफ कितना है 40। बस इसको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 30.5। यही आपका है मीडियन। यही बस करना था आपको, बाकी आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, और में था मोड एंड मीन एंड मोड में आपको डिफरेंस बताना था, वो भी किसके बेसिस पे, उनके लोकेशन और ग्राफ के, फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के और नेचर के बेस पे। तो इन तीनों के बेस पे ये हमारा डिफरेंस होगा। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से ही आपको एग्जाम में लिखना था कि मीन क्या करता है, ये वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जबकि मोड पोजिशन को कैलकुलेट करता है। मीन में हम एल्जेब्रिक और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, बट हमारा मोड है जो कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, ये हम सिंपली इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू देखते हैं। लोकेशन और ग्राफ की बात करें तो मीन का जो पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू से, जबकि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करता है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, सबसे पीक होती है, उसी को हम देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ये इसका मोड सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्राफ में ज़्यादा होती है। तो मीन को हम ग्राफिकली हम लोकेशन के वाइज नहीं इसको कर सकते क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होती है। तो यही आपको लिखना था यहाँ पे, इसका डिफरेंस इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, अब हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो ये हमारा स्टैट का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा, इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, ये एक स्टडी है फॉलोइंग फिगर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, द लॉस ऑफ वन अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन, यानी कि एक अल्टरनेटिव को लॉस करके हम एक जब दूसरा अल्टरनेटिव चूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो डेफिनेशन है यही है कि हम एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितनी वैल्यू को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो इसका आंसर तो क्लियरली था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस कि थोड़े बहुत भी चेंज पे आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, यानी कि थोड़ा बहुत प्राइस के चेंज पे आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज कर दी। अब आते हैं मैच बॉक्स। क्या मैच बॉक्स के थोड़े से प्राइस चेंज करने पे कि आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने लगेंगे? नहीं, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी खरीदेंगे। वैसे ही पानी की जितनी ज़रूरत है आप उतनी खरीदेंगे, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे नहीं उसके प्राइस के बहुत बढ़ने घटने से। और मेडिसिन भी, ये सारे क्या है, ये नॉर्मल गुड्स में आते हैं और जिसकी जितनी ज़रूरत होती है आप उतना ही करेंगे। लेकिन अगर एयर कंडीशनर की बात करें तो एयर कंडीशनर के प्राइस में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होगा तो आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने लगेंगे। तो ये क्या है, ये ज़्यादा इलास्टिक है, तो एयर कंडीशनर ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, आपको क्या दिया हुआ है, पीपीसी कर्व। अब पीपीसी कर्व क्या होता है, पीपीसी कर्व हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपने दो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं एक कर्व के अंदर, जहाँ पे ये हमारा सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इस कर्व के ऊपर होगा। हमें बताना था कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बताता है। तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से जब हमारे कर्व के नीचे अगर कोई पॉइंट है, यानी कि वो हम पूरे रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, और ये रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, अंडर यूटिलाइज है। एफ अगर पॉइंट देखे तो यहाँ पे ओवर यूटिलाइज है रिसोर्सेज का, तो हमें अंडर यूटिलाइज पूछा था, तो पॉइंट ई जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना था, असर्शन एंड रीजन टाइप से क्वेश्चन बताना है। यहाँ पे बोला है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट पे काम करती है, और जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं, हमारी एक पॉइंट पे हमारी जो यूटिलिटी है ज़ीरो हो जाती है और फिर हम निगेटिव में चले जाते हैं। तो ये तो हमें पता ही है, तो ये ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फिर दूसरा क्या है, व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ फुल सैटिस्फैक्टी द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। तो यस, एक जो पॉइंट है उसके बाद भी मतलब एक ऐसी पॉइंट आती है जहाँ पे अब एकदम आपका पेट फट जाएगा कुछ खा के, तो उसके बाद अगर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो मे बी ये आप क्या हो जाएंगे, निगेटिव में चले जाएंगे, आप खा खा के बीमार पड़ जाएंगे। तो यस, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी निगेटिव हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो असर्शन ए है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और जो रीजन है ये होगा ट्रू। तो जहां भी असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं करनी है, इसमें क्या करना है, फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट कॉलम 1 करस्पॉन्डिंग द गिवन फैक्ट्स कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो करेक्ट पेयर हमें बताना है स्टेटमेंट का। इकोनॉमी क्या है, सोर्स ऑफ स्कार्स, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो नहीं, ये तो गलत है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हमें ये बताना है कि किसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है, यानी कि जो सबसे नीडी पीपल है उसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है, ये नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताता। पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन ऑपरेट्स वेल डिफाइंड एरिया, नहीं, ये वेल डिफाइंड एरिया को नहीं बताता है, ये कॉनकेव टू ओरिजिन ही होता है, जहाँ पे हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि गुड्स ए गुड्स बी को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसके अंडर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट तक, और इसका हमें ऑप्शन कॉलम 2 में क्या दिया है, नो रिसोर्सेज इज स्पेशली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा सेकंड है ऑप्शन, हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट करेक्ट पेयर चूज करनी है। यस, हाँ, करेक्ट पेयर चूज करना है। तो अगर हम इसकी बात करें, इकोनॉमी रिसोर्सेज आर स्कार्स, तो इकोनॉमी में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता तब ये हमारा करेक्ट होता, तो ये तो प्रॉब्लम बता नहीं रहा है, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। अगर हम बात करें पीपीसी कर्व, ओरिजिन की वेल डिफाइंड एरिया नहीं बताता है, ये हमारे रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। और अगर हम इसकी बात करें कि अगर है ये राइटवर्ड है, मतलब राइट लेफ्ट टू राइट है, तो नो रिसोर्सेज इज इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई भी रिसोर्सेज इक्वली इफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज इक्वली इफिशिएंट होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या, ये हमारा ये कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में ये स्टेटमेंट आपको दिया था कि फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम से। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, बट ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये हमारा नेशनल ऑफ इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से डिपेंड करता है कि हमें किसके लिए क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, वो बहुत ज़रूरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन बी यहाँ पे लगाया है उसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हेन देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर ग्रोथ होगा हमारा, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ क्या होगा, ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का क्या होना, अच्छा होना, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हो रहा है। तो अगर ग्रोथ हो रहा है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट होगा हमारा राइटवर्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट राइटवर्ड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व के लिए क्या एक कारण है, पहला दिया है इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो यस। अगर हम देखें प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड कर्व हमारा इस तरीके से होता है,
राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब कि हमारे जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने की वजह के केस में क्या हो जाएगा, ये डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड हैज इंक्रीज्ड, तो यस, अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अगर बढ़ता है तो भी हम राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं, यानी कि हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हम होंगे। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल होने का मतलब होता है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, वो भी राइज हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो तीनों हमारा करेक्ट है कि तीनों कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, if marginal rate of substitution is constant throughout the indifference curve, the consumer will be, अगर कंज्यूमर का मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो अगर हमारा MRT, हमने ये पढ़ा है कि जब हमारा MRS कांस्टेंट हो, यानी कि एकदम कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारा MRS कांस्टेंट है, यानी कि हम चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट अलोंग द वर्टिकल कर्व इज जीरो, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा वर्टिकल कर्व पे हर एक पॉइंट पे जीरो होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट अलोंग द वर्टिकल कर्व इज जीरो, तो वर्टिकल कर्व पे क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी जीरो होती है, तो ये तो हमारा ठीक है स्टेटमेंट। डिमांड फॉर रेयर मेडिसिन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर रेयर मेडिसिन की बात करें तो क्या ये डिमांड इसकी परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, इस कंडीशन में हमारी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक भी होती है, और हमारी डिमांड क्या हो जाएगी यहाँ पे इन इलास्टिक, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है ये तो हमारा फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस हमें सोचना था कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स, ये बोल रहा है कि कंज्यूमर है सिर्फ वो दो गुड्स को कंज्यूम करता है, एक्स और वाई को, हिज इनकम, यानी कि जो उसकी इनकम है M, वो कितनी है 24 है, लेकिन जो प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई है वो कितनी है, जो प्राइस ऑफ गुड है एक्स वो है 4 और प्राइस ऑफ गुड्स वाई है वो है 2, ठीक है। इस कंडीशन में हमें बताना था कि अगर क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएगा 4x बंडल और 5y, तो हमें ये बताना था, तो यानी कि अगर कंज्यूमर को x की 4 चीज़ें खरीदनी है, y की 5 चीज़ें खरीदनी है, उस कंडीशन में बताना था कि क्या ये इस इनकम लेवल में ये चीज़ें खरीद सकता है, अगर इनकी प्राइस इतनी इतनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना था, जो बजट लाइन का इक्वेशन है उसी पे रख के इसको सॉल्व करना था और देखना था कि क्या हम इस प्राइस में इसको खरीद सकते हैं। तो पहले तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, px और py हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो p की वैल्यू 4 है और हमें x की कितनी चीज़ें खरीदनी थी, 4 चीज़ें खरीदनी थी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हमें y 5 y खरीदना था, वो भी 3 रुपए के प्राइस में, तो 5 × 3, बस इसको सॉल्व करना था हमें, तो 4 4 जा कितना होगा 16 प्लस 15, तो हमारा हाँ इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 15 और ये 16, 31, आंसर क्या आएगा 31, यानी कि इन दोनों को खरीदने के लिए हमें 31 रुपए चाहिए, तब हम खरीद सकते हैं, जबकि हमें कितना दिया है कि उसके पास तो सिर्फ 24 ही रुपीज़ है। तो कैन कंज्यूमर अफोर्ड द बंडल ऑफ 4x एंड 5y, तो आप क्या लिखेंगे, नो, consumer can't afford the bundle of 4x and 5y because he needs to 31 rupees to consume these two bundles, तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना था, नो कंज्यूमर कांट अफोर्ड दीज टू बंडल्स। नेक्स्ट है कि सेंट्रल प्रॉब्लम, ये जब मैं आपको रिवीजन करा रही थी तो मैंने आपको बोला भी था कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, में कोई भी एक आपको पूछ लेगा कि इस पे कमेंट करिए या इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, अब हमें क्या प्रोड्यूस करना है इसको एक्सप्लेन करना था, कमेंट करना था इस पे, तो ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमिक की, और इसको आपको लिखना था इस तरीके से कि इट रिफर्स टू द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम
of deciding which goods and services to make and at what quantity due to the limited resources, and it involves the choice between like consumer goods versus capital goods। और ये किस तरीके से ये करता है, और यहाँ पे मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द डिमांड फॉर द फॉलोइंग आइटम इलास्टिक और इनइलास्टिक। आपको बताना था कि ये जो फॉलोइंग आइटम्स दिए हैं इसकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, और आपको एक रीजन देना था आपको आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इनको किस तरीके से लिखना था आपको। इनको लिखने के बाद आपको सबका एक फिगर भी बनाना था। सबसे पहले टेलीविजन, तो टेलीविजन की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक डिमांड होती है। क्यों होती है, इसका फिगर हम इस तरीके से बनाएंगे, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। इसका जो है इलास्टिक डिमांड इस तरीके से बनता है, यानी कि इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि ये जो हमारा टेलीविजन है ये लग्जरी गुड है, ड्यूरेबल लग्जरी गुड है, और इसके अगर थोड़ा भी प्राइस चेंज होता है तो ये प्राइस के थ्रू बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे कि पहले हम इस प्राइस पे खरीदते थे इस टीवी को। सपोज एक टीवी आती है 50,000 मान लेते हैं, 50,000 की प्राइस पे हम पहले एक टीवी को खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जो खरीदने वाले की संख्या है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक ड्यूरेबल लग्जरी गुड है, इसीलिए इसकी डिमांड होती है इलास्टिक। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना था। दूसरी क्या है, वीट की अगर हम बात करें तो ये इसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, हमारा जो डिमांड कर्व होगा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे थोड़ा सा स्टीप होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फ्लैट था ना, यहाँ पे फ्लैट नहीं होगा, स्टीप होगा। और इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये इनइलास्टिक डिमांड है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि वीट एक क्या है, नेसेसिटी गुड्स है, और इसके प्राइस राइज पे जो लोगों के कंजम्पशन है उस पे उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसकी प्राइस क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट की जो डिमांड है वो हाईली इनइलास्टिक है, यानी कि ये हो सकता है कि वर्टिकल भी हो, यानी कि प्राइस कुछ भी हो सॉल्ट की, हम उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, और इसकी जो हम डेली यूज़ में जो क्वांटिटी है वो बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो यानी कि अगर इसके प्राइस राइज या फॉल होती है तो हमारा कंजम्पशन बहुत हार्डली इस अफेक्ट करता है, और इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूशन भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये परफेक्टली या बहुत ही ज़्यादा हाईली इनइलास्टिक कहलाता है। तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से इसका फिगर को यहाँ पे बनाएंगे, और इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना था और उसका रीज़न बनाना था। तो पहला जो टेलीविज़न दिया था वो आपका क्या था, बहुत ही लग्जरी गुड था, ड्यूरेबल गुड था। वीट क्या है, हमारा नॉर्मल गुड है, और ये जो हमारी सॉल्ट है ये हाईली इनइलास्टिक इसकी डिमांड होती है, क्योंकि जो हम इसका कंजम्पशन है बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसी में और करके आपको क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्लेन करना था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को। तो ये हमारा जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसी से था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद वाला चैप्टर। अब इसमें क्या करना था आपको, इसको फिगर बना के बताना था और इसको एक्सप्लेन करना था। फिगर में आपको बना के बता दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे हमारी ये टोटल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे TU, और एक नीचे इस तरीके से फिगर बना दे रही हूँ मैं, यहाँ पे बना दे रही हूँ थोड़ा छोटा। ये टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी पहले धीरे धीरे बढ़ती है और इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट से, फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है, और फिर क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और जबकि हमारा ये अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कैसी होती है, सबसे पहले फॉल करती है, पॉजिटिव में ही है, फॉल कर रही है, और उसके बाद जैसे ही ये टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम पे जाती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी किस पे आ जाती है, ज़ीरो पे आ जाती है। तो ये हमारी ज़ीरो पे आ गई, और ये जब टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव चली जाती है। बस यही 3 कंडीशन आपको बताना था और ये डायग्राम बनानी थी, और ये आपका कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पे बोला है यूज शेड्यूल, यानी कि आपको एक टेबल भी बना देना था, और टेबल में आपको यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के, और उसके बाद एक आप कोई भी इमेजिनरी नंबर ले लेते और उसके बाद आपको इसको फाइंड आउट करना था।
तो ये मैंने आपको जब मैं रिवीजन करा रही थी मैंने आपको इसके शेड्यूल के साथ इसका ग्राफ भी मैंने समझाया था, तो आप इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार अपने क्लासेस में करवाए भी हैं। ये क्वेश्चन क्या था, कंज्यूमर हैज टोटल मनी इनकम, कंज्यूमर के पास टोटल मनी इनकम यानी एम की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 250 दी हुई है। एक्स और वाई गुड्स पे उसको एक्सपेंड करना था। एक्स के लिए वो 25 रुपये खर्चा कर रहा है और वाई गुड के लिए 10 रुपीज़ खर्चा कर रहा है। अब इस इन्फॉर्मेशन पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है उसको देने थे। पहला है बजट लाइन के इक्वेशन को आपको बताना था, तो ये बजट लाइन इक्वेशन बन गया हमारा। ये ऐसे ही होता है हमारा बजट लाइन इक्वेशन, P1 x1 प्लस P2 y, या अगर x2 दिया होगा तो x2, और ये बस इस पे हमें वैल्यू रखनी थी। ये हमारा बजट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है ये मैंने आपको करवाया भी था, प्राइस ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस ऑफ एक्स कितना है, प्राइस ऑफ एक्स हमारा 25 है और प्राइस ऑफ वाई 10 है, तो हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन किस तरीके का हो जाएगा, 2.5 का हो जाएगा। और वो भी माइनस में, क्योंकि जो हमारी जो ये है ये प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है, इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे दिखाने के लिए कि प्राइस हमारी फॉल हो रही है। उसके बाद हाउ मेनी यूनिट कैन कंज्यूमर बाय इफ ही स्पेंड टोटल ऑल ऑफ मनी ऑफ एक्स। तो अगर एक्स की पूरी जैसे कि 25x यानी जो x है पूरा का पूरा पैसा x पे खर्चा कर रहा है, तो कितनी चीजें बाय कर सकता है x की, तो वो x की कितनी चीजें बाय करेगा, 10 यूनिट्स बाय करेगा। इसको ऐसे सॉल्व करना था। और उसके बाद बजट लाइन जब चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में फॉल of x and y, तो if there is a fall of a price of good y, the budget line become flatter because a consumer can purchase more unit of good y and new budget line appears upward from the original budget line। तो इसको यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको पूरा करना था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर जिसने भी थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखा होता तो ये क्वेश्चन उसको आता करने। नेक्स्ट है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन जो जिस तरीके से पूछा है आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है कि प्राइस इलास्टिसिटी आपको ऑलरेडी दी है, यानी कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी दी हुई है -1। फिर बोला है कि व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट फॉल बाय 1 रुपीज, और बोला है कि जब इसकी प्राइस जो है फॉल करेगी, यानी कि डेल्टा पी आपको दिया है कितना, -1। फिर डिमांड क्या होगा, राइज होगा और 16 से 18, यानी कि आपको Q1 भी दिया है कितना, 16, Q2 कितना दिया है, 18, तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा, 18 - 16 जो कि आ गया 2। अब आपको कैलकुलेट करना था पहला प्राइस बिफोर चेंज और प्राइस आफ्टर चेंज। तो प्राइस बिफोर चेंज निकालने के लिए हमें तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें प्राइस डेल्टा पी ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा क्यू दिया हुआ है, हमें पी निकालना है। तो प्राइस बिफोर चेंज निकाल लेते हैं, उसके बाद आफ्टर चेंज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, -1 दिया है। डेल्टा क्यू हमने कितना निकाला, 2, यहाँ पे अभी हमने निकाला था 2, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है। डेल्टा पी कितना है, -1, क्योंकि ये फॉल हो रहा है तो -1। ये पी हमें फाइंड आउट करना था। ये क्या है, ये बिफोर चेंज है, हम बिफोर चेंज निकाल रहे हैं। और Q कितना है, 16। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बिफोर चेंज जो हमारी प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 8। अब बिफोर चेंज अगर ये आ रही है तो आफ्टर चेंज कितना आएगा, हम यहाँ पे निकाल लेंगे P2 = P-1। तो ये क्या है, आफ्टर चेंज। आफ्टर चेंज हमें पता है आफ्टर चेंज कितना फॉल हुआ है, -1 से 1 रुपी से फॉल किया है बस। तो यहाँ पे P हमने 8 निकाला, 1 रुपए से फॉल हुआ है तो -1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7। तो बिफोर हमारा चेंज कितना है, प्राइस 8 है, और आफ्टर चेंज हमारा प्राइस 7 है। अगर जिसने इस तरीके से सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, उसका सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। नेक्स्ट है, अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम only two goods x and y, the marginal rate of substitution is 1. Price of x and y this unit is there is consumer equilibrium, what will be the further action of the consumer। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x एंड y दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कितना दिया है, 1, ये 1 दिया हुआ है। प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y भी दिया हुआ है 3/4। तो अगर हम 1 और इसको देखें 0.5
0.75 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स एंड वाई तो बड़ा है इससे, क्योंकि ये तो 1 है और इसको कैलकुलेट किया तो 0.75 आया। इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाना भी था। अब आपको लिखना था कि सिंस जो हमारा एक्स गुड है वो रिलेटिवली चीप है, द कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। अगर जो जो सस्ता होता है, ये क्या है 3 रुपए में ही मिल रहा है एक्स गुड, तो ये सस्ता है ना, और ये 4 रुपए में मिल रहा है, यानी कि ये वाई गुड महंगा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स गुड को परचेज करेगा, मोर परचेज करेगा, और जो ये वाई गुड है उसको लेस परचेज करेगा। तो जब एक गुड को मोर परचेज कर रहा है और एक गुड को लेस परचेज कर रहा है, तो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉल कर रहा है कितने से, 0.75 से। तो वेयर इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी तो कंडीशन मतलब जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है इस सिचुएशन के हिसाब से, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन यही होगा कि वो एक्स गुड को ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि वो चीप है, और वाई गुड को कम कंज्यूम करेगा। और इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में उसको अटेंड होगी, जब ये हमारा 0.75 से फॉल करेगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको एक केस है उसको रीड करना है और उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करने हैं। केस क्या है, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स। यानी कि हमारी जो रिसोर्सेज है वो बहुत स्कार्स है, कम होती हैं, जिससे हम अपने सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। दस वी आर फोर्स टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। इसके लिए हम बाधित है, यानी मजबूर है कि हम अपने एक इकोनॉमिक डिसीजन बनाएं। दीज डिसीजन टेक द form of choice among alternate goods and services and that will the best satisfy our wants। तो ये एक बेसिकली हमें जो पढ़ने के लिए दिया गया है, ये हमारे इकोनॉमिक पूरे प्रॉब्लम्स को डील करने का एक पैराग्राफ है कि हमारी इकोनॉमिक स्कार्स है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, इसके लिए हमें एक इकोनॉमिक डिसीजन लेनी पड़ती है और हमें उसके अल्टरनेट गुड्स को लेना पड़ता है ताकि जो हम अपने वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। हेंस द सोसाइटी मस्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ द ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेंज ऑफ द पॉसिबिलिटी। इसलिए सोसाइटी क्या करती है, डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना है ताकि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम और अल्टरनेटिव यूज करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब क्या बोला है, स्कार्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश ऑफ द कमोडिटी। तो स्कार्सिटी हमें क्या बताते हैं, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई टू द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज हो सकता है। तो पहला और दूसरा हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी में है फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा क्या था, बी। हाँ, फर्स्ट का बी ऑप्शन था, सेकंड का डी ऑप्शन था, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब थर्ड क्या है, ह्यूमन वांट्स डिफरेंट इन प्रायोरिटीज, ये स्टेटमेंट है। और उसके बाद हमसे क्या पूछा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो ह्यूमन वांट्स है वो बहुत डिफरेंट है, उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज है। यहाँ पे जितने लोग अगर देख रहे हैं उनकी सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है, उनके वांट्स अलग अलग है, तो ये तो करेक्ट है। और प्रॉब्लम और स्कैर्सिटी एंड चॉइस ये साथ में ही हम अक्सर देखते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओनली स्कार्स गुड अट्रैक्ट प्राइस। क्या ये सही है या गलत है, तो अगर हम देखें क्या स्कार्स गुड ही प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। अब ये रीज़न क्यों है, तो स्कार्स गुड हमारे लिमिटेड होते हैं सप्लाई में कंपेयर टू द डिमांड एंड इसके अल्टरनेटिव यूज। सिंस दे आर स्कार्स पीपल आर विलिंग टू पे अ प्राइस टू ऑब्टेन देम। अगर ये स्कार्स हैं तो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं कोई भी लोग। तो फूड ग्रेन है, क्लोथ है, पेट्रोल है, गोल्ड है, दीज आर स्कार्स, इसीलिए इसकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। अदर हैंड अगर फ्री गुड्स है जैसे कि एयर, सनशाइन, रिवर, वाटर, विलेज, ये अवेलेबल होते हैं अबंडेंट के लिए, इसीलिए इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है और ये किसी भी तरह से हम उसको प्राइस पे नहीं कर रहे हैं। तो स्कार्स गुड्स जो है हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए क्या होते हैं, प्राइस हम देते हैं। तो ये हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन इसका ट्रू करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो आपको बताना था कि मूवमेंट क्या होता है डिमांड कर्व में और शिफ्ट क्या होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बार बार आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको
डायग्राम से भी बताना था कि मूवमेंट किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे मूवमेंट शो कर सकते हैं। इधर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इधर हमारा एक्सपेंशन होता है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना था कि मूवमेंट कब हमारा होता है, जब हमारा प्राइस ऑफ सेम गुड चेंजेस होते हैं, यानी कि हमारा डिमांड किसे किसे इफेक्ट होता है, प्राइस ऑफ गुड्स से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स से, इनकम से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से, बाकी सबको कांस्टेंट रख के जब हम प्राइस पे ही चीज़ों को देखते हैं, उस कंडीशन में हमारा मूवमेंट होता है डिमांड कर्व के अलॉन्ग में। जब प्राइस फॉल होती है तो हम क्या करते हैं, सेम डिमांड कर्व पे प्राइस के फॉल होने से हम डिमांड कर्व पे इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। अगर प्राइस राइज होती है तो हम ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी है वो हम कम 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 यूज करते हैं पहले के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना था और ये एक्सप्लेन करना था कि मूवमेंट ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किस क्या कंडीशन होती है। तो चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, तो इस तरीके से करके आपको ये वाला डायग्राम बनाना था अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखना था कि अगर हम प्राइस कम होती है तो हम इधर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व, और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो हम इधर चले जाते हैं, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। उसके बाद आपको बताना था कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। तो ये रहा शिफ्ट। तो शिफ्ट कब होती है, जब हम जो हमारा डिमांड कर्व है वो किससे किससे डिपेंड करता है, प्राइस से, प्राइस ऑफ वाई गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, और साथ ही में इनकम। अगर हमारे डिमांड कर्व में इन सबका इफेक्ट अगर हम देखेंगे डिमांड कर्व पे, तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने की वजह से उसका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, तो उससे डिमांड कर्व हमारी शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड में इंक्रीज जब होगा तो डिमांड कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होती है, डिमांड में डिक्रीज जब होगा तो हमारी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। तो ये आपको यहाँ पे बताना था। इसकी कज क्या है, तो नॉन प्राइस फैक्टर, इसको डायग्राम बनाना था कि डिमांड कर्व में शिफ्ट क्या बताता है, और ये है जब हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं तो क्या बताना था। तो इस तरीके से आपको एक फिगर यहाँ पे बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम अफेक्ट डिमांड फॉर द गुड्स। तो यस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो होती है किसी भी प्राइस की, और ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे करंट डिमांड को। जैसे कि अगर आज मैं किसी मॉल गई और मॉल में मुझे पता चला, मैं मॉल में कुछ सामान खरीदने गई थी, सपोज मैं कुछ कपड़े खरीदने गई थी, और उस कपड़े पे मुझे जाते ही पता चला कि ये जो कपड़ा है अभी आपको 3,000 का मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसी की सेल होगी और ये कपड़ा आपको इस 15% डिस्काउंट में मिलेगा। उस टाइम क्या होगा, आपका डिमांड जो है इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और आप क्या बोलेंगे कि कोई बात नहीं यार, मैं ये कपड़ा आज नहीं लूँगा, कुछ दिन बाद लूँगा, जब ये सेल स्टार्ट होगी और ये 15% जब कम हो जाएगी तब मैं खरीद लूँगा। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो अमेज़न सेल वेल के वेट करते हैं और अपनी उसकी डिमांड उस टाइम की इन्फ्लुएंस हो जाती है उसकी वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस की वजह से। तो ये हमारे जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस की, वो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस हमारी राइज होगी, तो उसकी करंट डिमांड अभी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर उसको ये पता चले, जैसे वो मॉल में एंटर किया और उसको पता चले कि आज ही के लिए ये 3,000 की मिल रही है, कल इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, तुरंत खरीद लेगा उसको। यानी कि वो बस ऐसे ही मन बना के गया था कि आज मुझे लेना भी नहीं है, देख लेते हैं, बट जब उसको पता चला कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, उस हिसाब से कंज्यूमर वहाँ पे डिसीजन लेता है। तो यानी कि कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो प्राइस है वो उसके करंट सिचुएशन से चेंज हो जाती है और पोस्टपोन भी हो जाती है। सिमिलरली कंज्यूमर जो है एंटिसिपेट करता है अपने इनकम इंक्रीज पे, यानी कि इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज से भी कंज्यूमर का डिमांड अफेक्ट करता है। तो यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है हमारा गिव रीजन, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड एक्स। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिमांड कर्व जो हमारी है नॉर्मल गुड एक्स के लिए, इसके लिए आपको बताना है, इसका रीजन बताना है कि क्या इम्पैक्ट होगा। अगर सपोज हमारी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल करती है तो हमारे नॉर्मल गुड में डिमांड कर्व क्या होगा। तो नॉर्मल गुड में अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि अगर एक की प्राइस कम होगी तो हम दूसरे का भी कंजम्पशन क्या करेंगे, हम जो कंजम्पशन है ज़्यादा कर देंगे। जैसे कि अगर शू की प्राइस जो है वो कम हो गई तो हम सॉक्स भी खरीद लेंगे इसके प्राइस कम होने की वजह से। तो यानी कि नॉर्मल गुड जो है ये क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। अगर हमारी प्राइस जो है
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की फॉल करती है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा साथ में यूज़ करते हैं। तो अगर प्राइस फॉल करेगी तो हम जो है कंजम्पशन दोनों की क्या करेंगे, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग बोथ डिक्रीजेज एंड कंज्यूमर बाय मोर ऑफ द गुड्स। तो कंबाइंड जो कॉस्ट है उसकी डिक्रीज हो जाएगी एक के प्राइस के कम होने से, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकेंगे। तो इसको हमें बताना था यहाँ पे। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इम्पैक्ट क्या होगा, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बनाना भी था कि डिमांड कर्व हमारा इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा है न्यूज़ रिपोर्ट क्लेम एक्स इज हार्मफुल। तो अगर न्यूज़ रिपोर्ट अगर किसी चीज़ को क्लेम करता है कि वो हार्मफुल है तो ये निगेटिव हेल्थ रिपोर्ट है, जो कि क्या करेगा, कंज्यूमर के विलिंगनेस को कम कर देगा और इसकी वजह से जो हमारा डिमांड है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई न्यूज़ में आता है कि ये सामान खरीदने से, सपोज किसी चीज़ की न्यूज़ आ गई कि ये जो मैगी है इसमें बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस मिले हुए हैं और इसको नहीं खाना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम उसकी डिमांड कम कर देंगे और जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है। क्योंकि अगर हम अब लोगों के पास ज़्यादा इनकम है तो पहले जिस प्राइस को पे नहीं कर पा रहे थे अब उस प्राइस को पे करके वो सामान खरीद सकते हैं। तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना था। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या था, कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाय ओनली दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट इज शोन एट अ पॉइंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बजट लाइन विद द इंडिफरेंस कर्व। अब आपको डिफेंड करना है और रिफ्यूट करना है इस स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर, हमें इसमें बोला है कि कंज्यूमर सिर्फ उसी गुड को बाय करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनाए जाते हैं और ये बोल रहा है कि कंज्यूमर वही गुड खरीद रहा है जहां पे ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो गुड एक्स, गुड वाई और गुड एक्स यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो यही यही बस कॉम्बिनेशन वो बाय कर रहा है जहाँ पे टेंजेंसी है। तो यानी कि जो जब भी हमारा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे पे टेंजेंट होते हैं, यहीं पे क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है और यहीं पे कंज्यूमर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी और वो अपने अलग अलग इनकम को यहाँ पे खर्चा करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू कंडीशन बहुत नेसेसिटी होती है कि, तो हमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना था बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन, मैंने कैसे एक्सप्लेन करा है मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग बजट लाइन और इसमें क्या रिलेशन होता है। तो दो कंडीशन होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। पहला नेसेसिटी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स एंड वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ वाई के इक्वल होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि ये कैसा होना चाहिए, कन्वेक्सिटी कंडीशन है ये हमारा, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए और ये इस तरीके से बनेगा। तो आपको ये ग्राफ बनाना था और ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये हमारा था पूरा हाफ ईयरली का पेपर और इसका मैंने सोल्यूशन कैसे करना है आपको मैंने ये भी बताया। तो आगे से ये पेपर को एनालाइज ज़रूर करिएगा और आगे से किस तरीके से आपको पेपर में आंसर्स करने हैं ये इससे आप ज़रूर देख के सीखिएगा। और आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 11th क्लास में हाफ ईयरली का पेपर देने वाले हैं वो इस तरीके से आप इसको अच्छे से एनालाइज करके पढ़ के जाइएगा। तो ये आप, आई होप आपको इससे बहुत हेल्पफुल मिला हो इस वीडियो से। अगर बहुत हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।